द सक्सेस डिज़ायर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि सामने लिखा हुआ है, एकलव्य सीरीज विगत जितने भी वर्षों में पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, मैक्सिमम टारगेट कितना है 2000, मिनिमम टारगेट कितना है 2000, और इससे अधिक जितने होंगे वो सारे के सारे हम करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारी एकलव्य सीरीज़ का दूसरा पार्ट शुरू होगा, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने 75 क्वेश्चन कर लिए हैं और आगे अब जो भी हम पॉलिटी पढ़ेंगे वो पूरी की पूरी MCQ के थ्रू ही पढ़ेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लास्ट तक देखें और उस पर कमेंट्स करें तथा लाइक करना ना भूलें। हम अपनी एकलव्य सीरीज के सेकंड पार्ट को शुरू करेंगे। आने वाले समय में और भी सीरीज आएगी। एकलव्य जो सीरीज है वो केवल और केवल किसके लिए है? पॉलिटी के लिए। और कुछ समय बाद शायद इसी मंथ से हिस्ट्री की भी सीरीज़ शुरू हो जाएगी, और हिस्ट्री की शुरुआत हम मध्यकालीन भारत से करेंगे। इसके अलावा CDP की भी सीरीज़ शुरू होने वाली है, और साथ ही साथ आपकी रेलवे ग्रुप D NTPC के लिए फिजिक्स की सीरीज भी शुरू होने वाली है। पिछली क्लास में हमने 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करवाए थे, और इसमें से केवल 1 और 2 लड़कियों ने केवल जवाब दिया था कि एक लड़की के निशी चिकारा के 69 क्वेश्चन ठीक थे और काजल जो नागर है उसके 65 क्वेश्चन ठीक थे। बाकी बच्चों ने वीडियो देखी लेकिन किसी ने कमेंट करना ज़रूरी नहीं समझा। अब हम अपनी सीरीज को शुरू करते हैं, और पहला क्वेश्चन है और पढ़कर जवाब दीजिएगा, और फिर इसके बारे में हम समझकर पढ़ेंगे। सारी कहानी आज ही पढ़ लेंगे, वीडियो लंबी भी हो सकती है, तो जो भी चीज़ें आपको समझाई जाए उसको नोटबुक में लिखना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन क्या है? संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है? संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है? इसका उत्तर आपको देना है। तो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, और लास्ट में बताना है कि 25 में से किसके कितने क्वेश्चन ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, क्या लिखा हुआ है? 17वां। तो 17वां होता क्या है? अगर हम संसद की बात करें तो अगर संसद को शुरू करना है तो संसद को शुरू करने के लिए करना पड़ता है संसद के सत्र को आहूत, यानी कि बुलाना पड़ता है। इसके अलावा कभी परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती है कि संसद मर्यादा में ना रहे तो संसद को स्थगन या संसद को निलंबित भी किया जा सकता है। इसके अलावा संसद का क्या किया जा सकता है? 17वां। और इसके अलावा संसद का क्या किया जा सकता है? संसद में भी किसका? लोकसभा का क्या किया जा सकता है? विघटन। तो ये 4 शब्द ऐसे हैं जिसकी जानकारी होनी चाहिए, और इसमें से अगर छोड़ दिया जाए किसको? स्थगन या निलंबन को, आहूत करने के बारे में, 17वां के बारे में और विघटन के बारे में जो जानकारी मिलती है वो संविधान के अनुच्छेद 85 में मिलती है, 85 में हमें इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन सर ये सारी चीज़ें तो पता है, लेकिन मेन चीज़ हमें पता होना चाहिए कि 17वां है क्या। कि अगर एग्ज़ाम में पूछ ले कि 17वां का अर्थ है तो वो पता होना चाहिए। तो पहले तो आप अपना आंसर दे दीजिए, इसका आंसर क्या है। तो जिस किसी ने भी आंसर इसका दिया है C, उसका बिल्कुल सही है। और बाकी अब हम देखते हैं कि 17वां होता क्या है। तो अगर हम बात करें संविधान के अनुच्छेद की, तो हमें पता है भाई संसद के टोटल कितने सेशन होते हैं? 3। और इन 3 सेशन में हमने नाम लिखे थे कौन कौन से पिछली क्लास में? सर बजट सेशन, मानसून सेशन, और सर विंटर सेशन या शीतकालीन सेशन। ये 3 सेशन होते हैं, और जैसे ही सेशन पूर्णतः समाप्त हो जाए, क्या बोल रहे हैं हम? जैसे ही सेशन यानी कि सत्र पूर्णतः समाप्त हो जाए तो
तो सत्र के समाप्ति को ही हम क्या बोलते हैं? सत्रावसान। सत्र की समाप्ति को ही क्या बोलते हैं? सत्रावसान। और सत्रावसान करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो सत्रावसान की शक्ति अगर पूछे किसके पास है तो आपको क्या आंसर देना है? भारत के राष्ट्रपति के पास सत्रावसान की शक्ति है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और यदि हम बात कर ले अगली चीज की, ये चीज तो हमने पढ़ ली। अब यहाँ पर एक चीज हम समझने की कोशिश करेंगे, और भी जो इन सब चीजों से जुड़े हुए तथ्य है उनके बारे में जानने की। आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो इसको, अगर लिख लोगे तो बेहतर ही रहेगा। और समझने की कोशिश करते हैं क्या चीज होती है भाई। ठीक है, कुछ शब्दों का उपयोग लिख रहे हैं यहाँ पर हम, कुछ शब्द के बारे में। आहूत। आहूत का मतलब होता क्या है कि अगर हमें संसद के सेशन को बुलाना है तो उसको क्या करना पड़ता? आहूत। कि सत्र को बुलाना ही क्या करना है? आहूत। यदि किसी संसद की बैठक को बुलाना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसको आहूत करना पड़ेगा। और आहूत करने की शक्ति भी किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। यानी कि संसद के सेशन को बुलाने की शक्ति भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। दूसरा हमने दूसरी बात क्या शब्द सीखना है हमें? सत्रावसान। तो सत्रावसान की शक्ति भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और बेटा हमने अभी क्या बताया? सत्रावसान का मतलब क्या होगा? तो सत्रावसान का मतलब क्या है? सत्र की पूर्ण समाप्ति की घोषणा। सत्र की पूर्ण समाप्ति को क्या बोलते हैं हम? सत्रावसान। यानी कि सत्र की पूर्ण समाप्ति ही क्या कहलाती है? सत्रावसान। अगर हम तीसरे शब्द की बात कर लें तो एक और शब्द जुड़ा हुआ है इनसे, आपको जैसे पता है क्या? स्थगन। स्थगन या फिर निलंबन। स्थगन या निलंबन की जो जानकारी है या उसकी जो पावर है कि संसद के किसी भी सेशन को स्थगन करने की जो शक्ति है, अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष को, अगर हम राज्यसभा की बात करें तो सभापति को। ठीक है, तो यानी कि संसद के सेशन को निलंबित या उसके स्थगन की जो शक्ति है वो किसके पास है? अध्यक्ष या सभापति के पास। अब निलंबन कब तक के लिए हो सकता है ये भी जानना जरूरी है। क्या निलंबन अनिश्चित काल के लिए होगा, या 1 घंटे के लिए होगा, या फिर थोड़े समय के लिए होगा, या फिर पूरे दिन के लिए होगा? अगर आप संसद टीवी को देखते होंगे, जो ऑफिशियल साइट है या ऑफिशियल टीवी है, यूट्यूब का चैनल भी है संसद टीवी, वहाँ पर लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई किस प्रकार होती है, ये सारी चीज़ें संसद टीवी पर चलती है। तो संसद टीवी पर देखना कभी कि जब राज्यसभा या फिर लोकसभा के सदस्य सभापति के निर्देश को ना सुने या उनकी बातों को ना सुने, या फिर संसद के आगे खड़े होकर या फिर जो पीठासीन अधिकारी है उसके समक्ष खड़े होकर पर्चे फेंकने लगे, तो ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष या सभापति संसद को, भाई अगर अध्यक्ष है तो किसको करेगा? लोकसभा को। अगर सभापति है तो किसको करेगा? राज्यसभा को। थोड़े समय के लिए भाई क्या कर सकता है? वो स्थगित कर सकता है, निलंबित कर सकता है। अब मान के चलो भाई निलंबित कर दिया, दोबारा जब बुलाते हैं लंच के बाद, लंच का समय होता है 1 से 2 बजे के बीच, 2 बजे के बाद फिर संसद मिलेगी, लोकसभा फिर आएगी। लेकिन यदि फिर भी ना माने और फिर से पर्चे फेंकना शुरुआत हो जाए, सांसद एक ऊपर दूसरे के ऊपर मोबाइल फेंक दे, कुर्सियां फेंकने लगे, चप्पलें चला दे, माइक फेंकना शुरू कर दे, तो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति संसद को फिर से क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है। यानी कि संसद का जो स्थगन है वो थोड़े समय के लिए भी हो सकता है, थोड़ी देर के लिए, 1 घंटा आधे घंटे के लिए, या फिर संसद का जो स्थगन है वो पूरे दिन के लिए भी हो सकता है। और संसद का जो स्थगन है वो अनिश्चित काल के लिए भी हो सकता है कि जब तक कि अध्यक्ष या सभापति ना बुलाए तब तक के लिए संसद को स्थगित कर दिया जाएगा। ये चीज़ होती है स्थगन। ध्यान रखना, स्थगन की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है, बल्कि किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास या फिर राज्यसभा के अध्यक्ष के पास।
चौथा जो वर्ड जुड़ा हुआ है और जो महत्वपूर्ण भी है वो आपको याद भी रखना है, जिसका नाम क्या है? विघटन। और विघटन केवल और केवल आपको पता है किसका होगा, इसका आंसर दे देना, क्योंकि अब तो मैं बताने वाला हूं। अगर हम बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की, तो हमें पता है राज्यसभा एक ऐसा सदन है, स्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि उसका कभी भी विघटन नहीं होता, जबकि हम लोकसभा को क्या बोलते हैं? अस्थायी सदन। कारण क्या है? क्योंकि लोकसभा को क्या किया जा सकता है? विघटित किया जा सकता है। और लोकसभा के विघटन की जो शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति ऐसा कब करता है? राष्ट्रपति ऐसा प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। या फिर यदि मंत्रिपरिषद संसद में यानी विधायिका में अपना क्या खो दे? विश्वास खो दे, तो ऐसी परिस्थिति में लोकसभा क्या कर दिया जाएगा? विघटन कर दिया जाएगा। तो ये जो विघटन के बारे में, सत्रावसान के बारे में और आहूत के बारे में, विघटन, सत्रावसान और आहूत, इन तीनों के बारे में जो जानकारी वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? 85 में। और इनको करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। जबकि अगर लोकसभा या राज्यसभा को निलंबित करना हो, स्थगित करना हो, तो उसकी ये शक्ति किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति के पास। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? वो अभी देख लिया हमने। आंसर क्या होगा उसका? राष्ट्रपति। तो ये सारी चीज़ें लिख लो। 5-2-3 मिनट है भाई, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी। इसका स्क्रीनशॉट लेना है एक तो, ठीक है। दूसरा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसका स्क्रीनशॉट लेना। ये सारी चीज़ें लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में आई हुई है, इसलिए क्वेश्चन के थ्रू हमने उसको समझा दिया है। अब स्क्रीनशॉट ले लो, बिलिंग नहीं हो रही है अब, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो पहला क्वेश्चन तो यही था। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या, उसको देखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? अब इसका आंसर क्या हो गया बच्चों आपका? सी, क्योंकि सत्रावसान की जो शक्ति है वो किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है या कहेंगे? तो किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहते हैं? क्योंकि इसी के आधार पर विधेयक को बांटा गया है। तो विधेयक 2 प्रकार के पढ़ते हैं हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक तो सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक। तो जो गैर सरकारी विधेयक होगा वो गैर सरकारी सदस्य प्रस्तुत करेंगे, और सरकारी विधेयक को कौन प्रस्तुत करेंगे? सरकारी सदस्य। तो ये गैर सरकारी सदस्य होते कौन हैं, इसके बारे में बताना है, और जल्दी आंसर दीजिएगा, इससे पहले हम समझ लेंगे, ठीक है। तो जिस किसी ने भी आंसर दे दिया है ए, उसका आंसर सही है। क्या बोला है? मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को क्या कहते हैं? गैर सरकारी सदस्य। तो फिर सरकारी सदस्य किसको कहेंगे? तो इसी आधार पर विधेयक भी कितने प्रकार के होते हैं आपके? 2। कौन कौन से? इधर देख लीजिएगा एक बार और लिख लेना अपनी नोटबुक पर, ठीक है। क्या है भाई? सदस्यों के आधार पर ही विधेयक को कितने भागों में बांट दिया हमने? 2। सदस्य कैसे होते हैं भैया आपके? सरकारी सदस्य। सदस्य कैसे होते हैं आपके? सरकारी सदस्य। और एक होते हैं गैर सरकारी सदस्य। जितने भी मंत्री होंगे संसद में, जितने भी मंत्री होंगे वे सभी के सभी कैसे सदस्य हैं? सरकारी सदस्य। और जितने भी सांसद हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? गैर सरकारी। तो जो विधेयक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा उसको सरकारी विधेयक, जो विधेयक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा उसको सरकारी विधेयक, और जो विधेयक सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा उसको गैर सरकारी या प्राइवेट या निजी विधेयक कहते हैं। तो अब पता चल चुका विधेयक कितने प्रकार के हो सकते हैं, कैटेगरी कितनी होगी, श्रेणियां विधेयक की 4-5 होती है, लेकिन हमें पढ़नी कितनी है फिलहाल समझने के लिए? 2, सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी क्या होंगे? जिसे मंत्री लाए, और गैर सरकारी क्या होगा? जिसे
सांसद लाए। अगर अब आपसे पूछ ले कि धन विधेयक कैसा विधेयक है, तो आपको पता होगा कि धन विधेयक कैसा है, सरकारी, क्योंकि प्रस्तुत कौन करता है उसको, मंत्री। वित्त विधेयक कैसा विधेयक है, सरकारी, कौन प्रस्तुत करता है, मंत्री। तो ये सारी चीजें अब क्लियर होगी। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब क्वेश्चन नंबर 3, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है। अगर साधारण विधेयक को लेकर दो सदनों के बीच, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के बीच, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के बीच मतभेद हो जाए, किसी संशोधन को लेकर विधेयक को अनुमति ही ना दे, या फिर दूसरे सदन ने विधेयक को 6 माह के लिए रोक लिया हो, तो ऐसी परिस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास होगा, इसका जवाब देना है। तो जिस किसी ने भी इसका जवाब दे दिया है वो आंसर दे दे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम समझाएंगे पूरे इसके बारे में और उसके आगे फिर चलेंगे कि साधारण विधेयक किस प्रकार पारित होता है, साधारण विधेयक की प्रक्रिया क्या है, कौन सा वाचन, कैसा वाचन, ये सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें कि साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाएगी, कारण क्या है और कब बुलाई जाएगी, अगर इसके बारे में देखने की कोशिश करें तो समझिएगा भैया कि साधारण विधेयक के मामले में क्या होता है कि मान के चलो भाई, जो आपका साधारण विधेयक है वो किसी एक सदन से पारित हो गया है। साधारण विधेयक जो है किसी एक सदन से पारित है, वो सदन आपका लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी। कि साधारण विधेयक क्या है, किसी एक सदन से पारित हो। अगर जब कोई विधेयक किसी एक सदन से पारित होता है तो फिर वो किसके पास जाएगा, दूसरे सदन के पास। पारित हो तथा दूसरे सदन को भेज दिया गया हो, दूसरे सदन को भेज दिया गया हो, तब क्या होगा वही समझना है। ठीक है भाई। भाई क्या है कि साधारण विधेयक मान के चलो लोकसभा ने पारित कर दिया है और चला गया किसके पास है, अब राज्यसभा के पास। तो राज्यसभा के पास क्या हो सकता है, क्या पावर है इसके संबंध में, वो ही हमें देखनी है। जैसे जैसे विधेयक आएगा, धन विधेयक आएगा उसके बारे में समझ लेंगे, वित्त विधेयक आएगा उसके बारे में भी समझेंगे। लेकिन यहाँ चर्चा किसकी है, साधारण विधेयक की। और अगर हम साधारण विधेयक की बात करें, अगर साधारण विधेयक को एक सदन से पारित कर दिया जाए और दूसरे सदन को भेज दिया जाए तो दूसरे सदन क्या क्या कर सकता है समझिएगा। दूसरा सदन असहमत हो, यानी कि जो दूसरा सदन है वो विधेयक पर अपनी सहमति ही ना दे। एक तो परिस्थिति ये हो सकती है, दूसरा कि दोनों सदनों के बीच संशोधन को लेकर मतभेद हो, संशोधन को लेकर मतभेद हो। तीसरा क्या हो सकता है भाई, ये पावर दी गई है, ठीक है, कि दूसरे सदन ने या राज्यसभा ने, दूसरे सदन ने विधेयक को कितने माह के लिए रोक लिया हो, 6 माह के लिए रोक लिया हो, 6 माह के लिए रोक लिया हो। तो कहने का मतलब ये है कि साधारण विधेयक को दूसरा सदन कितने महीने के लिए रोक सकता है, तो वो पावर कितने महीने की हो सकती है, अधिकतम 6 माह। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि साधारण विधेयक को कितने समय के लिए रोका जा सकता है, 6 माह के लिए। ठीक है,
तो ये दूसरे सदन के बाद 3 परिस्थितियां हैं कि वो उस पर सहमति ना दे, या फिर भाई दोनों सदनों के भी संशोधन को लेकर मतभेद हो। राज्यसभा ने, मान लो राज्यसभा ने कोई विधेयक पारित कर दिया और विधेयक पारित करके उसमें 2-4 संशोधन कर दिए और संशोधन सहित किसके पास भेज दिया, लोकसभा के पास, लेकिन लोकसभा उससे सहमत ना हो, तो दोनों के बीच संशोधन को लेकर क्या हो गए, मतभेद। और ऐसी परिस्थिति में ये जो पावर है कि साधारण विधेयक के मामले में यदि पिछली तीनों कंडीशन हो जाए तो अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संसद की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है वो संसद की क्या बुला सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है। यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाती है। तो यहां से एक चीज क्लियर ये भी हो गई है आपको कि संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है किस मामले में, साधारण विधेयक के मामले में। और किस विधेयक पर नहीं बुलाई जाएगी वो भी अभी लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई हो तो भाई कमेंट कर देना, ठीक है। उसके बाद देखो समझिए, अभी संयुक्त बैठक समझाने के बाद जितने भी हमारे एमसीक्यू है ना वो सारे अपने आप ही हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जितने भी अधिकतर क्वेश्चन बन सकते थे संयुक्त बैठक से वो सारे इसमें डाल दिए। समझिए संयुक्त बैठक में होता क्या भाई, क्या है भाई, जब दूसरा सदन साधारण विधेयक को लेकर मतभेद हो जाए, साधारण विधेयक को लेकर असहमत हो जाए, संशोधन को लेकर मतभेद हो जाए, या फिर उसने 6 माह तक उस विधेयक को रोक लिया है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो इतनी बात समझ में आपको आ चुकी है। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखना भाई, जितना भी लिखवा रहा हूँ इतना मोस्ट है भाई, एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। और जिस दिन एग्ज़ाम से बाहर चला जाए क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो संयुक्त बैठक की अगर हम बात करें, संयुक्त बैठक भाई किस मामले में आ सकती है समझिएगा, बुला सकते हैं किन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक आ सकती, समझो भाई। एक तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो साधारण विधेयक के संबंध में, साधारण विधेयक के संबंध में आ सकती है, दूसरी वित्त विधेयक के संबंध में। और कैसे वित्त विधेयक, ऐसे वित्त विधेयक जिसकी प्रवृत्ति कैसी हो, साधारण विधेयक जैसी हो। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है संयुक्त बैठक बुला सकते हैं किस मसले पर, साधारण के मामले में और वित्त विधेयक के मामले में। लेकिन संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते किस मामले में, वो भी समझिएगा। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है तो किन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते, तो 2 विधेयक के नाम याद रखने हैं। कौन कौन सा, धन विधेयक, कौन सा, धन विधेयक, और एक है आपका संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो 2 विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, जबकि 2 के संबंध में नहीं बुला सकते। यहाँ तक बात अगर क्लियर हुई हो तो बता देना। अगर किसी को इच्छा हो कि सर विधेयक पर अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दीजिएगा तो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन तभी बनाएंगे जब कुछ बच्चे कमेंट्स करेंगे। कम से कम उनकी संख्या 15-20 तो हो, कि अगर 20 बच्चे भी कहे कि सर हाँ संसद से की विधायी कार्य से संबंधित एक वीडियो बना दीजिए, तो ज़रूर बनाएंगे। उनकी बात को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ तक जितना समझाया उतना क्लियर होगा, ठीक है। कि संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते, कब नहीं बुला सकते, यदि कोई बात किससे संबंधित हो, धन विधेयक से और संविधान संशोधन विधेयक से, इस संबंध में संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। बाकी अन्य 2 चीज़ों पर संयुक्त बैठक को हम बुला सकते हैं। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो समझिए, कोई भी चीज़ भारी नहीं है, समझने की कोशिश करते हैं, और अगर हम किसी चीज़ को बेहतर ढंग से समझकर चलें तो कोई भी चीज़ हमारे बस की बाहर नहीं है।
ठीक है। एक परिंदा अपने माँ बाप से कहता है, खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी उड़ना और बाकी है। खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी उड़ना और बाकी है। ज़मीन मंजिल नहीं मेरी, अभी तो आसमान को छूना बाकी है। ज़मीन मंजिल नहीं मेरी, अभी तो आसमान को छूना बाकी है। अगर आप ज़मीन पर ही रहना चाहते हो तो भाई आपके पास लूसेंट वगैरह है, उस बुक को पढ़िएगा। और यदि आपको आसमान छूना है तो अपने आप को तपती धूप में रखना ही पड़ेगा। तो उस चीज़ को समझकर चलिएगा। तो अभी तक हमने यही पढ़ा, संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। क्या राष्ट्रपति, क्या अभी भारतीय इतिहास में कभी संयुक्त बैठक बुलाई गई है? क्या कभी ऐसा हुआ? हाँ जी, ऐसा हुआ है। अगर हम बात करें पूरे भारतीय इतिहास की, तो अभी तक जो संयुक्त बैठक अभी तक अगर पूरी हिस्ट्री की बात कर ले तो संयुक्त बैठक को अब तक कितनी बार बुलाया गया है? 3 बार। कितनी बार बुलाया गया है? 3 बार। और 3 बार कब कब बुलाया गया है? किस विधेयक के संबंध में? तो पहली बार जो विधेयक से संबंधित मामला आया वो विधेयक था आपका दहेज प्रतिषेध विधेयक। दहेज प्रतिषेध विधेयक जो आपका कब आया था भाई? 1860, सॉरी कब आया था आपका? 1960 में। कब आया? 1960 में। इस विधेयक को लोकसभा से पारित कर दिया गया। और जब यह विधेयक लोकसभा से पारित हो गया तो विधेयक को पारित करने के पश्चात कहाँ भेजा गया होगा? पता है कि अगर एक सदन से पारित हो जाए तो कहाँ जाएगा वो? ये विधेयक कहाँ पर गया? राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा इस विधेयक को लेकर क्या थी? असहमत थी। राज्यसभा इस विधेयक को लेकर क्या थी? असहमत थी। इसी वजह से सन 1861 में, सन 1961 में पहली बार संसद की संयुक्त बैठक को बुलाया गया। और वो विधेयक कौन सा था आपका? दहेज प्रतिषेध विधेयक। दूसरी बार कब आई? दूसरी स्थिति कब उत्पन्न हुई? जब विधेयक का मामला किससे आया? बैंकारी सेवा आयोग निरसन अधिनियम, निरसन विधेयक, निरसन विधेयक। और ये जो विधेयक था वो आपका कब आया? 1978 में। और इसका मामला क्या था कि राज्यसभा ने कुछ इस विधेयक में क्या किए? संशोधन किए। लेकिन संशोधन को लेकर दोनों सदनों में क्या हो गए? मतभेद हुए। और जिस वजह से 1978 में क्या बुलाई गई राष्ट्रपति द्वारा? संयुक्त बैठक। लास्ट बार कब बुलाई गई? लास्ट मामला था भाई, राष्ट्रपति अध्यादेश लेकर आए आतंकवाद निवारण संरक्षण पर। ठीक है। अब इस विधेयक को पारित कहाँ पर होना था? लोकसभा से भी पारित होना था और राज्यसभा से भी। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों सदनों में मतभेद उभर गए और राष्ट्रपति ने आखिरी बार कब बुलाया भैया? आतंकवाद संरक्षण अधिनियम के संबंध में। आतंकवाद संरक्षण विधेयक, जब भी अधिनियम बोला हो, आतंकवाद संरक्षण विधेयक पर कब बुलाई भैया? 2002 में। तो अभी तक 3 बार बुलाई गई है। कब कब बुलाई गई आपको पता चल चुका है, सारी चीज़ें क्लियर है। संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाती है, कारण क्या है, किस विधेयक के संबंध में बुलाई गई, कब कब बुलाई गई, ये सारी चीज़ें अगर आपको पसंद आई हो तो स्पष्ट, हम सिंपल कुछ नहीं कहते। अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कुछ कमी हो तो उसको बताइएगा। अब आगे चलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे 3 तक तो हो गए हैं और आपको इतना समझ में आ गया है, तो अब कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन बुलाता है। तो आपको आंसर क्या पता चलेगा? राष्ट्रपति। लोकसभा में राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा।
और इस क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा आपको समय दिया जाएगा 2-4 मिनट का, पिछला जितना पढ़ा है उसका स्क्रीनशॉट लेने का, ठीक है। इसका आंसर दीजिएगा। अब सबको स्पष्ट आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए भैया, गलत ना हो। तो लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति जब बुलाए, भाई नहीं, ऐसा तो नहीं है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं बुला सकता, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो गया भाई, गलत कर दिया जाए। संसद का सत्र शुरू होने पर, भाई संसद का सत्र शुरू होने पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। अलग अलग सेशन को, अलग अलग सदन को राष्ट्रपति आहूत करता है और उसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाता है, ठीक है। ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, भाई देख लेते हैं बी वाला पढ़कर। लोकसभा एवं राज्यसभा में क्या हो जाए, मतभेद होने पर, यही तो हमने पढ़ा कि जब किसी विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा असहमत हो, मतभेद हो जाए, तभी क्या बुलाते हैं हम, संयुक्त बैठक। तो जिस किसी ने भी आंसर इसका बी दिया है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। यानी कि जब संसद के दोनों सदन मिलते हैं, बैठते हैं, बैठेंगे, कब बैठते हैं, 2 यार कब मिलते हैं, जब क्या चलती है, संसद के दोनों सदनों के साथ बैठने पर निम्न होता है। निम्न में क्या होता है भाई, समझिएगा और आंसर दीजिए। अब तो आपको पता है, जिसने समझ लिया, पिछला बात जितना भी रिपीट करा सबने समझ लिया, आंसर आपको डायरेक्ट पता चल चुका है इसमें से कि एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो, उस पर विचार करना और पास करने के लिए ही राष्ट्रपति क्या बुलाता है, संयुक्त बैठक। आंसर सिंपल है। तो एक उसको अगर ठीक से समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन ए भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहले जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद की संयुक्त बैठक से ही होता था, कि जब तक लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक नहीं होगी तब तक उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना कि 11वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 11वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस चीज़ को समाप्त कर दिया गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संयुक्त बैठक बुलाना अनिवार्य नहीं है। अब अलग अलग संसद का होगा, संयुक्त बैठक में चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रीय भारतीय निर्वाचन आयोग घोषणा करेगा, अधिसूचना जारी करेगा और उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। लेकिन संयुक्त बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ को समाप्त किया गया 11वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अब आगे अगर समझने की बात करें तो आपको पता होगा कि हाल ही में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा कुछ समय के भीतर। हो सकता है मई या जून के अंदर या अप्रैल में ही हो जाए। जब चुनाव होगा तो अलग से एक वीडियो उपराष्ट्रपति पर मिलेगी और एक वीडियो मिलेगी राष्ट्रपति पर, और जिसकी अवधि मैक्सिमम हो सकती है, मैक्सिमम 2 से 3 आवर के बीच पूरे उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि कब से शुरुआत हुई, उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया, उपराष्ट्रपति किस प्रकार चुनता है, क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, 5। तो अभी हमने बोला था कि जिस किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया इन सब का, वो स्क्रीनशॉट ले ले। पहले तो शुरुआत कहाँ से है भैया, यहाँ से, कि संयुक्त बैठक कब बुलाई जाएगी। तो साधारण विधेयक, तो भाई जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, ठीक है, हो गया होगा। इसका भी लीजिएगा नंबर 2। इसके बाद कब बुला सकते हैं, नहीं बुला सकते, 3 बार बुलाई गई, कब कब लिख लिया, देख लो। और अगर नहीं है तो वीडियो को पॉज करें और बार बार देखते रहें, और तब तक देखते रहें जब तक कि आपका मन ना भर जाए। अगर हम अगले क्वेश्चन को लेकर चले, क्वेश्चन नंबर 6 को, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में समझिएगा कि यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है। तो अब ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको डायरेक्ट आंसर पता है। आंसर क्या है बच्चों इसका, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के तहत। तो वेरी गुड, जिस किसी का भी आंसर अभी तक सही है। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में
अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो पिछला अभी वीडियो अगर आपने देखा होगा, थोड़ा बहुत अभी समझाया था, तो उसमें के हिसाब से आंसर क्या हो जाना चाहिए बच्चों? इसका बी आंसर क्या होगा? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। अगला क्वेश्चन, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने नहीं बताया। और यदि इसका आंसर बिल्कुल सही दिया, अच्छी बात है, जो आंसर सही देगा, और मैं बताऊंगा कि कौन करता है। ये मैंने छुड़वाया था जानबूझकर, क्योंकि सारी चीज़ें एक बार नहीं बताते। अगर मैं वो बता देता तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेते। सोच समझकर आंसर दीजिएगा। क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? हाँ, कभी नहीं। अगर संसद ऐसा चाहे, इसमें से कोई नहीं। तो अब आप अपना आंसर बताइएगा भाई, जल्दी शीघ्र करिएगा। तो लिख देना भाई 8वें का ए बी सी डी, जो भी मन करे। और भाई यदि किसी का मन करे तो भाई 8 का ए, 8 का बी, 8 का सी, 8 का डी, कोई सा तो सही होगा। तो बच्चों इसका आंसर है कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करेंगे, ना ही उपराष्ट्रपति, क्योंकि अनुच्छेद 108 में लिखा गया है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? बच्चों इस चीज़ को याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकसभा अध्यक्ष। अब मैं कहूँ कि लोकसभा अध्यक्ष ना हो तो ऐसी परिस्थिति में कौन करेगा? तो बेटा अगर लोकसभा अध्यक्ष ना हो तो करता है बेटा आपका लोकसभा उपाध्यक्ष। अब बच्चों में भी अब मेरा विचार ये कहने लगे कि अब मैं ये कहने लगूँ बच्चों ये भी ना हो तो फिर कौन करेगा? तो अब तो आप कहोगे सर उपराष्ट्रपति। तो अभी तो ये लिखा हुआ है भाई, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को भी करता ही नहीं है, तो उपराष्ट्रपति नहीं आएगा। तो फिर बेटा कौन करता है? राज्यसभा का उपसभापति। और अब बच्चों तुम्हारे मन में विचार आया होगा कि सर अगर उपसभापति भी ना हो तो कब कौन करेगा? अब इसका आंसर देना भाई मुश्किल है। तो बच्चों समझो, अगर लोकसभा अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष करता है, और यदि उपाध्यक्ष भी ना हो तो उपसभापति करता है, और उपसभापति भी ना हो तो संसद का कोई भी सदस्य। अब ये मत कहना सर संसद का कोई भी सदस्य ना हो। भाई संसद तभी शुरू होती है जब गणपूर्ति हो, और गणपूर्ति कब होगी? जब 52 सदस्य होंगे, तो कोई ना कोई सदस्य तो होगा ही। तो अब इसके बाद नहीं बोलना कभी। तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ये ना हो तो उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष ना हो तो उपसभापति करेगा राज्यसभा का, और ये भी ना हो तो संसद का कोई भी सदस्य। इतनी बात समझ में आ गई है? तो बच्चों अगर आ गई है तो अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हमने साफ कर दिया, समझा दिया, तो लिख भी लेना। अगला, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो अब तो ये क्वेश्चन हल्का हो चुका है आपका, स्पीकर, प्रधानमंत्री, सभापति, राष्ट्रपति। तो अगर आपको हम बताना चाहे स्पीकर का मतलब ही क्या होता है? अध्यक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो हल्का क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। अब बच्चों मैंने संयुक्त अधिवेशन ही पढ़ाया और कितने क्वेश्चन है समझिए। अगर इससे बाहर क्वेश्चन चला जाए तो या तो वो किस्मत मेरी बेकार है या फिर आपकी किस्मत आपसे रूठ चुकी है, ठीक है। तो अगर आपकी किस्मत आपसे रूठ चुकी है तो बुला लीजिएगा। तो भाई दीवारों पर लिखा रहता है कि जादू टोने से छुटकारा पाना हो तो संपर्क करें, तो आप संपर्क कर लीजिएगा अगर आपकी किस्मत आपसे रूठ चुकी है, ठीक है। तो भाई समझिएगा, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। कैसे पारित होगा समझिए, लिखो, समझो, पढ़ो क्या कह रहा है। दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के बहुमत द्वारा। इसका आंसर क्या होगा भाई? किसी ने ए दिया होगा तो किसी ने बी, किसी ने सी, किसी ने डी। और जिसने जल्दीबाजी में ए दिया होगा तो वो कसम से बहुत ही जल्दबाजी में है भाई, ठीक है। इतनी जल्दी अच्छी नहीं है। केवल एक का कोई ऑप्शन पढ़ने पर क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए फिर कहते हैं कि हमारा नेगेटिव मार्किंग में चला गया। भाई क्वेश्चन चारों ऑप्शन पढ़ो, क्या कहता है वो समझिएगा।
भाई ऑप्शन ए भी सही होता अगर ऑप्शन सी ना होता, अगर ऑप्शन सी ना होता तो ए सही होता, तो बी और डी तो कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि संसद के संयुक्त अधिवेशन में अगर हमें किसी भी विधेयक को पारित करना हो तो विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। इसी को हम बोलते 2/3 बहुमत। ठीक है, बहुमत भी 3 प्रकार के होते, पढ़ेंगे किसी दिन फुर्सत में। लेकिन बच्चों ये कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत से नहीं, बल्कि तत्कालीन सदस्यों के सामान्य बहुमत से, यानी कि कुल उपस्थित और मतदाता सदस्यों का सामान्य बहुमत होना चाहिए 50% + 1। अगर ये बहुमत है तो उस हिसाब से संयुक्त अधिवेशन में कोई भी विधेयक पारित हो जाता है। और आपको पता होगा ऐसी परिस्थिति में पावर का फ़ायदा उठाती है लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में सदस्य ज़्यादा हैं, राज्यसभा में कम हैं। अगर कोई भी विधेयक संयुक्त बैठक में आया तो वो माना जाता है केवल लोकसभा से ही पारित हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है। तो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हुए इसका आंसर सी लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा या प्रस्ताव गिर जाएगा। तो बच्चों अगर मैं आपको बताऊं तो सी तो ऑप्शन होता नहीं कि संविधान संशोधन प्रस्ताव या विधेयक के लिए किसी प्रकार संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। इसका आंसर डी होगा। क्यों होगा वो समझिएगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप चाहते हो कि इस पर एक स्पेशल वीडियो आए तो बच्चों मैं बढ़ा दूंगा। फिलहाल तो समझिए संविधान संशोधन विधेयक होता क्या है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, होता क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे बच्चों। तो बच्चों अगर हम बात करें, समझने की कोशिश करिएगा कि CAB जिसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी पहली बार तो अलग अलग पारित होना चाहिए, लेकिन किससे? विशेष बहुमत से। किससे पारित होना चाहिए? विशेष बहुमत से। और यदि ये विशेष बहुमत से दोनों सदनों से पारित हो जाए, दोनों सदनों से पारित हो जाए तो उसके पास ये जाता, उसके बाद ये किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति इस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए क्या होता है? बाध्य होगा। यानी कि राष्ट्रपति को इस पर अपनी स्वीकृति देनी होगी। और CAB कन्वर्ट हो जाता है किस में? CAA में, संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। तो बच्चों ये तो परिस्थिति, लेकिन बच्चों अगर लोकसभा सहमत हो जाए, हो सकता है कि लोकसभा राज्यसभा ने पारित कर दिया लेकिन लोकसभा नाराज़ है, हो सकता है कि लोकसभा ने पारित कर दिया राज्यसभा रूठ गया है, राज्यसभा रूठ गई है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? विधेयक क्या हो जाएगा बच्चों? गिर जाता है। और यही समझना कि केवल एकमात्र विधेयक ऐसा है जिस पर राज्यसभा लोकसभा को इक्वल पावर मिली हुई है, वरना धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हो, जो मुझसे पढ़े उसको पता होगा, जो नहीं पढ़े उनको लिए ऑप्शन दिया है भाई, अगर आप चाहोगे तो अच्छी वीडियो बना देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अगर 12th की बात करें तो ये अभी तक हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। कब आयोजित होता है भाई? राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा तो क्या दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। क्या ये बिल्कुल सही है? संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के संबंध में क्या ये ऐसा होगा? एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हों। तो बच्चों अभी हम जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर इन सब चीज़ को हमने पढ़ा कि भारत के उपराष्ट्रपति के लिए बुलाई जा सकती थी। कब? जब 11वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित नहीं होता। तो अगर ऑप्शन की मैं बात करूँ बी की, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन की बात करूँ 2 की, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? गलत है। और जहाँ जहाँ ऑप्शन नंबर 2 है
जहाँ जो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपने आप गलत हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर सी तो कभी होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 क्या है, गलत है। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए अभी हमने बताया कि संयुक्त बैठक केवल 2 मामलों में बुलाई जा सकती है, 2 विधेयक के संबंध में। एक तो साधारण और ऐसे वित्त विधेयक जिसकी प्रवृत्ति कैसी हो, साधारण वाली, यानी कि संविधान संशोधन में नहीं बुलाई जाएगी। 2 और 3 क्या है, तो जब 2 भी गलत है 3 भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, गलत। अब ऑप्शन नंबर 4 जो है ए में भी है और डी में भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 तो 110% क्या है, सही है। तो यानी कि हमें केवल क्या पढ़ना है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती, नहीं बुलाई जाती, तो ये भी क्या है, गलत है। इसलिए इसका आंसर केवल और केवल क्या है, 4। तो भाई ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर लगा लीजिएगा। अगला देखिएगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अभी सिंपल क्वेश्चन है, पता होगा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 108। संसद के दोनों अधिवेशन में किसी धनेतर संबंधित विधेयक पर असहमति होने पर, भाई देखो क्या कह रहा है, धनेतर का मतलब क्या है, जो मनी बिल ना हो। धनेतर का मतलब क्या है, नॉन मनी, जो मनी से संबंधित धन विधेयक, यानी कि जो धन विधेयक ना हो, उस संबंध में क्या पार्ट है, विधेयक रद्द हो जाएगा, ऐसा है। देखते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वे कानून बनाया जा सकता है। भाई बनाया जा सकता है जब ये सहमति हो, असहमति ना हो, यानी कि बी ऑप्शन क्या है, अभी तो गलत है। राष्ट्रपति विधेयक पर विचार करने हेतु दोनों सदनों की क्या बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन। तो क्वेश्चन को किस प्रकार से भाई कंफ्यूज कर करके दे सकता, आप खुद समझिएगा। तो अब आप समझ चुके हो कि क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आ सकते हैं। तो भाई संयुक्त अधिवेशन से, साधारण विधेयक से, इतने क्वेश्चन करवा दिए, बहुत हो गए हैं। 13 क्वेश्चन समय हो गए हैं, 14 आगे देखिएगा भाई। सी आंसर है, संविधान में संशोधन की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है। अगर हमें संविधान में संशोधन लाना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, कैसे आ सकता है, तो क्या कहा है, राष्ट्रपति द्वारा, राज्यों के राज्यपाल द्वारा, यद्यपि विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जाए, यदि संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाए। तो बच्चों यदि हमें संविधान संशोधन विधेयक को पारित करना है तो करना क्या पड़ता है भाई, तो बच्चों समझो, पहली बार तो ये बात याद रखनी है, संविधान संशोधन विधेयक कभी भी राज्य में नहीं आता है, वो केवल और केवल केंद्र में ही लाया जा सकता है। पहली बात नोट कर लेना, लिख लेना कहीं पर भी। और संविधान संशोधन विधेयक को आरंभ करने की कार्यवाही किससे आरंभ होती है, राष्ट्रपति से नहीं। राष्ट्रपति, अगर हम बात करें धन विधेयक तभी शुरू होता है जब राष्ट्रपति अपनी क्या दे, अनुमति दे, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति इस पर संशोधन के मामले राष्ट्रपति गलत है, राज्य का राज्यपाल भी गलत है, विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जाए गलत है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। अगर यही होता धन विधेयक, तो धन विधेयक के मामले में विधेयक को, कौन से विधेयक को, धन विधेयक को केवल और केवल कहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, लोकसभा में। बाकी जितने भी विधेयक बचे आपके, वित्त विधेयक को छोड़कर, ऐसे वित्त विधेयक जो साधारण विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। अगला, यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, बता दिया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, लोकसभा उपाध्यक्ष। किस विधेयक के संबंध में पहली बार संयुक्त बैठक बुलाई गई, बताने की ज़रूरत है इसमें बच्चों, नहीं सर, दहेज प्रतिषेध विधेयक 1860। सॉरी बच्चों, इसे 1860 नहीं करना है, पता नहीं 1860 क्यों याद आ रहा है इतना, ठीक है। 1860 नहीं बच्चों, कितना है ये, 1960। अगला देखिए, पहली बार संयुक्त बैठक बुलाई गई तो 1861 में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। संविधान के किस भाग व अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है, तो बच्चों ध्यान रखना, संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत हमें किसकी जानकारी मिलती है, संविधान संशोधन प्रक्रिया की। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 19 का क्या होगा, डी। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो संविधान संशोधन बच्चों 3 प्रकार से किया जा सकता है।
संविधान संशोधन बच्चों कितनी प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से। साधारण बहुमत के द्वारा, ठीक है, विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत तथा राज्यों की स्वीकृति के द्वारा। इन 3 मसलों के द्वारा संविधान में हम क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ, यदि आप चाहते हो कि स्पेशल वीडियो आए इस टॉपिक पर तो बना दी जाएगी, डिटेल में पढ़ेंगे, वीडियो लेंथी होगी, समझकर पढ़ते हैं फिर उसको, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा? 3। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। इसका आंसर समझ लेना कहाँ क्या होगा, ठीक है। ए हो जाएगा किसी भी सदन में। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 एवं राज्यों के 1/3 बहुमत से, जनमत संग्रह से। मैंने अभी पिछले बच्चों क्या बताया कि संशोधन 3 प्रकार से होता है, और 3 प्रकार से कौन कौन सा? साधारण बहुमत से, भाई संसद के साधारण बहुमत से ही होगा, संसद के 2/3 बहुमत से, दूसरा ये भी बताया जिसे हम बोलते हैं विशेष बहुमत, तीसरा विशेष बहुमत तथा राज्यों से। कितने राज्यों से? 1/3। कितने राज्यों से? 1/3। वो मैंने छुड़वा दिया था जानबूझकर। यानी कि संशोधन 3 प्रकार से होता है, लेकिन किस प्रकार से नहीं होता है? जनमत संग्रह। यही पूछ रहा है, नहीं है, नहीं करना। तो भाई ऊपर क्वेश्चन भी पढ़कर देखना चाहिए, ठीक है। आंसर क्या हो गया इसका? डी। लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के नामित सदस्य, ठीक है, संसद के सदस्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका आंसर ये भी हो सकता था लोकसभा के सदस्य, लेकिन आपको पता है 104 संविधान संशोधन आया, उसके द्वारा नामित सदस्यों को हटा दिया गया। इसलिए अब जो केवल और केवल, अगर अब की बात करें, वर्तमान की भी बात कर लेंगे, क्वेश्चन हम वर्तमान से ही पढ़ेंगे, तो बेटे इसका आंसर क्या होगा कि लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव है वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, ना कि नामित। क्योंकि 2 सदस्य नामित होते थे आंग्ल भारतीय समुदाय से, उनका प्रतिनिधित्व क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आंसर बच्चों ये तो सबसे हल्का क्वेश्चन, इससे हल्का कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं। और क्वेश्चन नंबर 25 आपको घर से करना है, और इस हिसाब से एकलव्य सीरीज के हमने अब तक 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसी प्रकार हम धीरे धीरे 2000 क्वेश्चन करेंगे, और 2000 क्वेश्चन कर लिए अगर आपने, इतनी गारंटी दे रहा हूँ, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस, ठीक है, यूपीएसआई, यूपीएससी को छोड़कर यूपीएससी एनडीए एग्ज़ाम का भी हो, यूपीएससी सीडीएस का भी हो, यूपीएससी सीआईएसएफ का भी हो, यूपीएससी सीजीएस का भी हो, जितने भी एग्ज़ाम होंगे ऊपर से नीचे, सुपर टेट, टेट, सी टेट, जितने भी होंगे, इन 2000 से बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है बच्चों। तो प्रोटेम स्पीकर होते क्या हैं, क्यों नियुक्त होते हैं भाई, इसकी जानकारी हम देंगे। शायद वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आप भी बोर हो सकते हो, फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है, उसको वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने विचार भेजते रहिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों हम बताकर जाएंगे। इसका आंसर क्या है? डी। प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जैसे ही हमारी अगली वीडियो कल आएगी उसमें हम आपको बता देंगे, कल ही आएगी, ठीक है, उसमें हम बता देंगे कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। सबसे पहले यही बताएंगे। प्रोटेम स्पीकर इतना बहुत बड़ा काम, छोटा बहुत काम होता है भाई इसका, ठीक है, कि 2 लाइन बताया दे रहा हूँ, ठीक है। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है, और जितने भी सदस्य होंगे लोकसभा के, उन सबको जो शपथ दिलाने का काम किसका है? प्रोटेम स्पीकर का। जब भाई जैसे ही नई लोकसभा गठित होती है, तो नई लोकसभा की जो पहली बैठक होगी, निवर्तमान लोकसभा की जो पहली बैठक है, उसकी अध्यक्षता भी कौन करते हैं? आपके प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। और जो अध्यक्ष के चुनाव कराने में भी सहयोग कौन देते हैं? प्रोटेम स्पीकर। इतनी बातें हैं और कोई नहीं। और यही सेम बातें किसके लिए होगी? राज्यों के लिए। तो राज्य विधानसभा होगी तो कौन आ जाएगा? आंसर चेंज हो जाएगा, राष्ट्रपति के स्थान पर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हों, तो संसद के दोनों बैठक की
अध्यक्षता कौन करता है, इसका आंसर आपको देना है। और इस प्रकार हमारे एकलव्य सीरीज का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 75 पिछली वीडियो में और अब 25 ये 100 हो गए हैं। इसी प्रकार आप अपना सहयोग देते रहोगे तो हम और भी बेहतर प्रयास करने की कोशिश करेंगे। और अगली कक्षा में आने वाले समय में हमारा जो मकसद है वो मध्यकालीन भारत लेकर आने का है, और उसमें जो टॉपिक होगा उसके MCQ लगाने की कोशिश करेंगे, बेहतर तैयारी करेंगे। और इसी प्रकार हम अपने टारगेट को अचीव करते हुए अपने अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का, अपनी गली का, अपने एरिया का नाम रोशन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।